नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा। मेरे साथ रोज की तरह इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हैं। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका भी। सब्जेक्ट देखिए साहब, हमारा आज का वो है विपक्ष मांगे अमित शाह और शाह भी इंतजार में। मतलब ये जो पार्लियामेंट का सत्र शुरू हुआ उसके बाद से ही लगातार ऑपोजिशन की ये मांग है कि अमित शाह हाउस में आकर, लोकसभा में, राज्यसभा में आकर के स्टेटमेंट दें। वो बताएं कि दिल्ली पुलिस ने क्यों लाठी चलाई, पैलेट गन क्यों चली। सारी बातें बहुत बार रिपीट की जा चुकी हैं, लेकिन ये बात अभी तक की जा रही है। अमित शाह पार्लियामेंट में होते हैं, हाउस में नहीं जाते हैं। ऑपोजिशन इस बात को लगातार उठाता है। अब तो कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने खुलकर ये कहना शुरू कर दिया है कि अमित शाह जब तक हाउस में नहीं आएंगे, हाउस चलेगा ही नहीं। मतलब हम पार्लियामेंट को फंक्शन नहीं करने देंगे जब तक अमित शाह नहीं आते। अब सवाल है, अमित शाह क्यों नहीं आ रहे, अमित शाह क्यों नहीं बोल रहे हैं? अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सवाल ऑपोजिशन वाले कर रहे हैं, उनका तो काम है ये सवाल पूछना। इस पर अभी आपकी और मेरी राय कुछ हो सकती है कि अमित शाह जी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, स्टेटमेंट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। जो बीजेपी के समर्थक हैं वो क्या सोच रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़े सेक्शन के अंदर ये भावना है कि अमित शाह कुछ बड़ा सोच रहे हैं, अब कुछ बड़ा होने वाला है। इतना समय जो वो नहीं आ रहा है, जो वो नई स्टेटमेंट दे रहे हैं हाउस में आकर के, तो इसका मतलब किसी बड़े काम में वो लगे हुए हैं। या तो कोई बहुत बड़ा बिल आने वाला है या कोई बहुत बड़ी कार्रवाई सरकार जो है वो करने जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है यही हम देवेंद्र से पूछेंगे। सबसे पहले तो यही पूछ लेते हैं कि अमित शाह जी हाउस पार्लियामेंट आ रहे हैं रोज? हाँ, पार्लियामेंट दिल्ली आते हैं वो, और अच्छा। पार्लियामेंट में जो दफ्तर है उनका, गृह मंत्री का जो दफ्तर है उसमें बैठते हैं। वहाँ से सदन में जाने की ज़रूरत इस लिहाज से नहीं पड़ रही है कि आप देख ही रहे हैं कि सदन तुरंत हंगामा शुरू होता है, फिर कार्रवाई बाधित होती है। गृहमंत्री अमित शाह को ये पता है कि इनको सदन अभी चलने नहीं देना है, अपोजिशन वालों को। अच्छा। अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि गृहमंत्री अमित शाह के आने पे सदन चलने देगा तो इनको जाने में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन वो आ भी जाए तो भी नहीं फंक्शन ना, वो एकदम से मैसेज क्लियर आता है। आज भी मैंने पूछा सरकार के बड़े मंत्री से कि कुछ फिलर होता क्या है कि जैसे लोग बाहर बहुत नहीं समझ पाते, उनको यही दिखता है कि एकदम दुश्मन के तौर पे दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष बैठे हुए हैं। इनकी तो कोई बात ही नहीं होती होगी। हाँ, अंदर हकीकत एकदम इससे अलग होती है। वहाँ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है। बैठक में आप कह सकते हैं कि छोटा हाउस, हर दल के एक नेता, अरे इस इशू को आपने पहले लिस्ट नहीं किया, आप क्यों लेके आ रहे हैं? फिर सत्ता पक्ष मान लेके आएगा, अरे लेके आ रहे हैं, करना ज़रूरी है, देश के लिए ज़रूरी है, इसको टाइम दे दीजिए। तो नहीं, इस पर हमें इतना डिस्कशन चाहिए, इस इशू को लेकर जनता में हम बहुत आगे जा चुके हैं, हम इतने पे नहीं मान सकते। मतलब बहुत एक तरह से आप कह सकते हैं कि गिव एंड टेक वाले मोड में जो एक व्यवस्था जैसे चलनी चाहिए, वो कुछ गलत नहीं होता। बीजेपी एंड कांग्रेस भी सब, हाँ, वो एकदम से कि भाई सबको ये पता है ना कि आप देश के लिए हो, व्यवस्था चलानी है, सदन चलाना है, इस पर तो सब एग्री होते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, अपनी लाइन, अपनी पोजीशनिंग, परसेप्शन, इन सब चीज़ों के चलते बाहर आप तो अमित शाह जी के स्टेटमेंट पर बात हो रही है बीजेपी जैसे आप ऐसे सोचिए सौरभ कि सोशल मीडिया पे या सामान्य तौर पे लोग एक दूसरे से अलग विचारधारा वाले लोग कैसे गालियां निकालने के लिए तैयार रहते हैं। थोड़ा सा मन लायक, अगर थोड़ी मन लायक बात ना हो तो तुरंत गाली। हाउस में आप कितनी बार सुनते हैं कि हाँ, एक सांसद से दूसरे सांसद की लड़ाई हो गई, गाली गलौज हो गई, बकझक हो गया, बहस हो गया, सदन खत्म होने के बाद दिन भर तो आप वहीं रहते हो, उसी पार्लियामेंट बिल्डिंग में, उसी कैंटीन में, सेम कैंटीन है, सेम कॉरिडोर में आप मिल रहे हो, क्यों नहीं हो जाता मारपीट? तो आपको जब सीढ़ियों से उतरते दिखते हैं तो कई बार हंसते बोलते दिखते हैं, ठगा के एकदम वैसा ही माहौल रहता है। तो फिर देन देख, कांग्रेस, पवन खेड़ा का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, अमित शाह हाउस में नहीं आएंगे तो हाउस नहीं चलेगा। आप कह रहे हैं कि ये बात ही नहीं हो रही दोनों के बीच में इसको लेकर के, और वो आ भी जाए तो भी नहीं हाउस चलेगा। अब मैं बता रहा हूँ कि वो असली कहानी क्या है कि अपोजिशन को एकदम से ये अंदेशा है कि ये लोग महिला आरक्षण, डिलिमिटेशन बिल खास तौर पे कि उसको लेकर आने वाले हैं और उसका रास्ता किसी तरीके से रोकना है। ओके। असली मसला वो है कि अगर हाउस चला, क्योंकि लगातार आपने देखा कि टीएमसी के सांसद टूट के आ रहे हैं, दूसरी तरफ शिवसेना के इतने आ गए, एनसीपी के दोनों गुट को लेकर बातचीत शुरू। तो आज मंगल मिलन भी होता है ना, इंडिया की पार्लियामेंट्री मीट होती है। हाँ। उसमें थे सारे लोग आज, वो टीएमसी वगैरह वाले, हाँ सब लोग गए सब थे। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो वहाँ पर लगातार ये चीज़ें रिपोर्ट हो ही रही थी कि नंबर्स का कैसे अरेंज किया जा रहा है, क्या जा रहा है। सरकार के कॉरिडोर से पूछिए तो एकदम से समझ में आ रहा था कि हाँ, ये टॉप एजेंडा में है, भले ही लिस्ट नहीं किया गया है। तो अपोजिशन को एकदम से अंदेशा ये है कि ये लोग ये लेके आएंगे, और जैसा कि पहले हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि अपोजिशन का ये मानना है कि अगर ये हो गया तो फिर इनको रोकना मुश्किल रहेगा। उसमें अपोजिशन के एक बड़े चेहरे, बहुत बड़े चेहरे हैं, मतलब ऑफ रिकॉर्ड बातचीत थी, और ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ मुझसे ही कहा था, 6-7 जर्नलिस्ट उस समय थे वहाँ पे। उनका ये कहना था कि अगर ये बिल पास हो गया
तो फिर 2047 तक जो बीजेपी बात करती है, इन्हीं की सरकार रहनी है उसके बाद। अब इसमें सच्चाई कितनी है कि वाकई अमित शाह इसी काम पे लगे हुए हैं, डिलिमिटेशन पर और महिला आरक्षण पर? दूसरी चीज़ की ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी काम पर लगे हैं, लेकिन ये एक एजेंडा में और टॉप एजेंडा में अभी भी है। ऐसा नहीं है कि एकदम से इसको लाना ही है, लेकिन ये भी नहीं, आज भी मैंने जब पूछा तो अलग अलग सोर्सेस से, तो मुझे ये नहीं कहा गया कि नहीं ये तो हमने किनारे कर दिया। जो कुछ जंतर मंतर पे हुआ उसने डिरेल ज़रूर किया, ठीक, क्योंकि सरकार तो लगी हुई थी दलों को समझाने में, बताने में, चाहे डीएमके हो या दूसरे इस तरह के जो, तो इस मसले ने थोड़ा डिरेल कर दिया उनके अभियान को। तो नंबर्स का अरेंजमेंट ये आसान काम नहीं होगा, बिल बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो सारी चीज़ें हो चुकी कल हैं। आपकी ट्राइब के एक सीनियर रिपोर्टर ने सोशल मीडिया पे लिखा हुआ था, नाम नहीं ले रहा हूँ, जाने माने चर्चित चेहरे ने, कि सरकार ने विचार त्याग दिया इसका। नहीं, वो जैसे मैंने कहा ना कि जितने सोर्स से आप खंगालिए वो कुछ भी दोनों तरफ का नहीं है कि हाँ नहीं लेके आएंगे या लेके आएंगे ही। ओके, मामला डिरेल हो गया, अन्यथा अगर डिरेल नहीं हुआ रहता तो अगस्त फर्स्ट वीक में इसकी संभावना ज़्यादा थी। अभी भी, आज भी तकरीबन शाम 4 बजे का टाइम भी आपको बता रहा हूँ कि उस समय भी एक बड़े सोर्स से मैंने पूछा तो उनका ये कहना था कि इसके बाद भी 1 सप्ताह भी बचा है ना, लेट्स सी। अच्छा, मतलब हाँ, ये हफ्ता, अगला हफ्ता यही है पार्लियामेंट हाँ, 13 तक है, तो इस सप्ताह में तो अब नहीं हो रहा है, तो फ्राइडे के बाद तो फिर उसके बाद वाला जो सप्ताह होगा तो लेट्स सी। मतलब क्या है कि अभी आपने गिव अप नहीं किया है उसको कि चलो इसको बाद में करते हैं, तो कांग्रेस, और वो तभी आएगा जब नंबर्स आपके पास हो जाए। तो इन परिस्थितियों में नंबर जुटाना आसान काम है या नहीं? संभव है कि अभी गृहमंत्री अमित शाह उन सारी चीज़ों को लेकर निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि वो टॉप एजेंडा में वो रहेगा। बाकी सारे काम जैसे रूटीन वो कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं, जितने उनके एजेंडा हैं अलग अलग जगह पे, जो भी फीडबैक लेना हो, जो करना हो, जो निर्देश देना हो, अलग अलग मीटिंग लगातार पार्लियामेंट में चल रही होती है, चाहे पॉलिटिकल मीटिंग हो या एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग हो। मतलब खाली तो आधा घंटे भी नहीं बैठते हुए रहते, एक आदमी निकलता है, दूसरा जाता है, दूसरा निकलता है, तीसरा जाता है, तीसरा निकलता है, चौथा जाता है, फिर अचानक बीच में एक मीटिंग आ गई, ऑफिसर्स आ गए। उनकी खुद की मुलाकात होती है कभी कांग्रेस के किसी नेता से? नहीं, वो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और बाकी लोग करते हैं। हाँ, वो लोग जाते हैं, जैसे किरण रिजिजू, मेन काम उनका है, किरण रिजिजू, पीयूष गोयल या जेपी नड्डा जी, इस तरह के लोग गए, उनसे ले लिए कमांड, क्या करना है, कैसे करना है, या अपोजिशन जो कुछ कह रहा है उनको ब्रीफ किया गया, फिर वो बता देते हैं कि इसको ऐसे करना है। एक मैंने खबर पढ़ी थी बड़ी इंटरेस्टिंग कि किरण रिजिजू और राहुल गांधी की बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में कभी कोई पार्लियामेंट में बात हुई। हाँ, लोकसभा में तो बड़ा हीटेड था। वो किरण रिजिजू और राहुल गांधी के बीच हुआ था ना। राहुल गांधी अपना भाषण पूरा नहीं कर पाए, किरण रिजिजू ने कहा माफी मांगो, और उसी के बाद किसी ने रिपोर्ट किया हुआ था कि अखबार में छपा पढ़ा था मैंने कि बाहर निकले तो बड़े अच्छे वो रहता है। किरण रिजिजू कांग्रेस में रह भी चुके हैं, बीजेपी से कांग्रेस गए थे, कांग्रेस से वापस बीजेपी में आ गए, और किरण रिजिजू की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है जो बहुत तीखा बोलते हो हाउस में या कुछ इस तरह की चीज़ें, ठीक, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि सत्ता पक्ष की तरफ से आप हर मोर्चे पे खड़े हो, बात करो। तो राहुल गांधी उनके बीच में कोई, अच्छा, एक और कॉमन फैक्टर है उन दोनों का फिजिकल फिटनेस को लेके जो एक रहता है चार, तो कोई ऐसी मतलब हैरानी वाली चीज़ नहीं है इन दोनों के बीच में। दूसरा, संसदीय कार्य मंत्री की ये जिम्मेदारी ही होती है कि आप अपोजिशन के साथ ठीक रिश्ते रखिए, क्योंकि फ्लोर चलाना अल्टीमेटली सरकार का प्रमुख काम है। अब अमित शाह पार्लियामेंट में उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मतलब हाउस के अंदर आना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसकी बात करते हैं। ठीक है, एक जनरल धारणा ये है, धारणा नहीं कहूँगा मैं, आप ये पास्ट एक्सपीरियंस हमको ये बताता है। आप अब इस सत्र से पीछे के कितने सत्र याद कर लीजिए, अब तो मैं ही ये भूल गया हूँ कि लास्ट वो कौन सा सत्र था जो पूरा सुचारू अच्छे तरीके से चला था। हर पार्लियामेंट सेशन से पहले कोई ना कोई एक इशू, बड़ा इशू बनता है पार्लियामेंट में, उसको लेकर हंगामा होता है, डिरेल होती है पार्लियामेंट, कई दिन तक नहीं चलती है, बीच में एक आध दिन कभी कोई काम हो जाता है तो हो जाता है, ये एक नॉर्म सा बन गया है। लेकिन उसके बीच में क्या होता है, बीजेपी को जिस भी मुद्दे पर घेरने का काम अपोजिशन, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी करती है, देर सवेर उस पर चर्चा होती है, और उसमें उसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ती है। और पिछले कई अरसे से हम ये देख रहे हैं कि उसमें मुख्य वक्ता खुद अमित शाह जी होते हैं, कई ऐसे उदाहरण हुए हैं। तो इस केस में ऐसा क्यों नहीं, अमित शाह जी आए, सारी बातें रिकॉर्ड पे रखें, क्या हुआ जंतर मंतर पर, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी बातें विवरण के साथ बता दें। और ये बात प्रूवन है कि जब वो बोलते हैं तो तथ्यों के साथ बोलते हैं और ठोक के बोलते हैं। हाँ, इसमें तो कोई मतलब दोहरा नहीं होना चाहिए कि हाउस में जब वो आके बयान देते हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ देते हैं। इसमें जो सरकार की रणनीति या अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये एपिसोड सौरभ ऐसा हो गया था और इस रूप में अगली
चीज़ें फैलाई जा रही थी, भ्रम फैलाई जा रही थी, जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि इस लेवल तक था खुफिया विभाग की रिपोर्ट कि आत्मदाह जैसी चीज़ कराने की प्लानिंग की जा रही है। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इस एपिसोड को आप जितना लंबा खींचेंगे, अच्छा, वो सरकार चाहती है फुल स्टॉप लग जाए। हो गया ना, वो सारी चीज़ें हो गई, मान लिया गया। तो इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर आप किस मकसद से कर रहे हैं वो अलग चीज़ हो सकती है। घर में बैठा छात्र, घर में बैठा युवा, वो किशोर मन उसको कैसे ले रहा है, उस चीज़ को उस पर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो अलग चीज़ें होती है। तो निश्चित तौर पे, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो छुपाने के हिसाब से। आप सोचिए ना कि वीडियो जब दिख रहा है कि पार्लियामेंट के गेट तक आ गए हो, 3-3 बैरिकेडिंग तोड़ के जा रहे हो, पुलिस वालों की वीडियो आप देख रहे हैं कैसे वो लोग समझा रहे हैं कि एंटी सोशल एलिमेंट आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखी जाएगी, फिर क्या होगा? दूसरी चीज़ की कोर्ट में मामला चल रहा है, ठीक, कोर्ट की अलग अलग टिप्पणियाँ आती हैं, तो फिर सरकार उसमें कितना बोले, क्या करे। तो सरकार की ये कोशिश है कि अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अपोजिशन यही चाह रहा है कि इसी मसले को और ज़्यादा आगे बढ़ाओ, और वहाँ पर ही फिर ये देखना होगा कि क्या, अच्छा एक चीज़ और सर, अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे क्या वो बिल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, नहीं। इस सरकार की कार्यशैली तो आप जानते हैं कि जब बड़े बिग टिकट कोई काम करना हो तो कितना लास्ट टाइम में एकदम गोपनीयता के साथ किया जाता है। ऐसा तो है नहीं ना कि ढिढोरा पीट के कुछ कर रहे होते हैं। तो जब ये लोग कोई बहुत बड़ा काम करते हैं तो एकदम से लास्ट टाइम में ही करते हैं। तो वो क्लैरिटी अभी भी बिल्कुल नहीं आ रही है कि होगा क्या। अगर अभी नहीं आया तो फिर विंटर सेशन पे नजर रहेगी, और जब नंबर के बारे में ये लोग कॉन्फिडेंस सौरभ हो जाएंगे कि नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं, तो उसके बाद तुरंत आएगा वो। मतलब वो उनके एजेंडे में अब काफी मतलब टॉप पर ही है वो। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये तो बात ठीक है। और आपने कहा कि इस पूरे एपिसोड को अब फिलहाल चाहती है सरकार कि अब ये हो गया, अब इस पर आगे बात ना करें, हम भी अगर आगे बयान देंगे तो बात बढ़ेगी। चलिए ठीक है, ये तो एक बात ये हुई। राहुल गांधी जी का आज का एक स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ। राहुल गांधी ने कहा देश एक अजीब परिस्थिति से गुजर रहा है, छात्र सड़कों पर हैं और प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री कौन होते हैं माफ़ करने वाले? प्रधानमंत्री से सवाल है, प्रधानमंत्री के प्रति नाराजगी, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं माफ़ करता हूं। बड़ी अजीबोगरीब परिस्थिति है। जो लास्ट वीडियो उन्होंने बनाया था कि ये जो बच्चे गाली गलौज कर रहे थे, इनको मैं माफ़ करना चाहता हूं, बच्चे समझ कर कि बच्चे ही और हमारे बच्चे हैं, और समाज भी मैं मानता हूं कि इसी भाव के साथ आगे बढ़े। राहुल गांधी का उस पर ये बयान आया आज। जैसे प्रधानमंत्री का जो ये कहना और सोचना सौरभ इस लिहाज से था कि जैसे जैसे वो वीडियो आने शुरू हुए गाली गलौज के और वो अश्लीलता की सारी सीमाएं जिसमें पार थी, अब आप समझ सकते हैं कि उन बच्चों के प्रति उनके, बाकी तो छोड़िए, उनके घर में भी कैसा माहौल होना शुरू हो गया था। कुछ वीडियो आपने ऐसे देखे होंगे जिसमें कोई रो रही है, वो कह रही है कि मेरे फादर मदर ने हमें निकाल दिया घर से। किसी की माँ वीडियो बना के माफ़ी मांग रही है। हाँ, तो इस कंडीशन में उन बच्चों के हिसाब से भी सोचिए कि उनको कितना कुछ झेलना पड़ता। ठीक, पता चला मोहल्ले में निकल रहे हैं, उन पर फफ्तियाँ कसी जा रही हैं। दूसरा, जो नरेंद्र मोदी समर्थक हैं, ये जो ऐसी चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं, वो भी तो एग्रेसिव हो सकते हैं। उसमें एक वर्ग अग्रेसिव है, अब है वो ऑलरेडी। कुछ वीडियो आपने देखा होगा जिसने वो बोला था कि नेपाल बना देंगे, उसको कुछ लोगों ने कनॉट प्लेस में घेर लिया था और उससे पूछना शुरू किया कि हाँ जी तुम नेपाल बनाना चाह रहे थे, तो कैसे वो फिर सॉरी और इस तरह की चीज़ें कहनी शुरू हुई। तो प्रधानमंत्री की संजीदगी का जो लेवल रहता है वो इन सब चीज़ों को बहुत बखूबी समझते हैं कि ऐसा ना हो कि फिर इन बच्चों के ऊपर कोई अत्याचार करना शुरू हो जाए। और एट द एंड ऑफ द डे किसी ने कोई गलती कर भी दी, अपराध किया जो कि किया, तो उस कंडीशन में अल्टीमेटली आपका टारगेट तो यही होता है ना कि आप उसको सुधार करो, कि और अपराधी बना दो उसको। ये तो होता नहीं। तो उस मंशा से पीएम ने सीधे सीधे ये कहा कि सीधे ये ठस हो जाए। अपोजिशन की समस्या ये थी कि उनको ये अंदाजा ही नहीं था कि पीएम ऐसा भी कर सकते हैं। उनको ये लग रहा था कि अब फिर छात्रों के ऊपर कुछ कार्रवाई होगी, कुछ एफआईआर हो रहा है, कुछ कार्रवाई होगी, फिर इनको बेचारा बनाकर एक माहौल बनाया जाएगा कि देखिए छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि अभी भी ये लोग करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। चाहे कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों की बात कर लें या अपोजिशन वालों की बात कर लें, क्योंकि उस गेम को पीएम ने बिगाड़ दिया। तब उसके बाद ये लोग अब फिर से, आप सोचें कि जब प्रधानमंत्री उस चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं जो आप चाह रहे थे कि छात्रों के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, कह ही रहे हैं, फिर अपोजिशन के इतने सारे बयान का क्या मतलब था? वो तो वही हो गया ना, जब आपने इस्तीफा दिलवा दिया तो बात, कौन सोच रहा था कि इस्तीफा हो जाएगा? वो तो उनको तो लग रहा था कि मामला बड़ा लंबा खींचेगा। उनके लिए वो मुफीद था, लेकिन आपने इस्तीफा करा करके उसको खत्म करने की कोशिश की। वही हो रहा है बार बार, जैसे जो अमित शाह की स्टेटमेंट वाली बात भी आप कर रहे हैं। सरकार हर रूप में इसको खत्म करना चाहती है, विवाद को, मसले को। ऑपोजिशन चाहता है किसी भी तरीके से इसको थोड़ी लाइफ और मिल जाए। जैसे सरकार में एक बहुत बड़े व्यक्ति से सौरभ पूछा गया ये बात, मैंने ही पूछा था कि क्यों इसको कैसे एड्रेस करना है, क्यों नहीं करना है। तो उसमें एक लाइन ही आया कि जब बहुत सारे लोग
बहुत सारी बातें कह रहे हो तो ये भी ज़रूरी होता है कि ये पता होना चाहिए कि कब हमें चुप रहना है, अच्छा, और फिर जब बोलना है तो कब बोलना है, किस तरीके से बोलना है। ओके। तो तो इसका ऐसा नहीं जवाब कि कभी तो आएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि बस किसी ने कोई प्रोवोक कर दिया, कुछ आ गए, फिर जोश में आके आप बोलने लगे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरह से वो चीज़ें जाएंगी, वो सब देख के समझ के। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सरकार किसी दबाव में हो या कोई चीज़, एक कॉशस डिसीजन सौरभ नमज। प्राइम मिनिस्टर इस सेशन में कभी हाउस में दिख सकते हैं? हाउस चले तब तो, जैसे प्राइम मिनिस्टर का क्या रहता है कि जब पार्लियामेंट में आते हैं सौरभ, और ये लगातार ही चल रहा होता है, तो एक दिन यूजुअली प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आवर होता है, ठीक, प्रधानमंत्री दफ्तर से रिलेटेड। कई बार उसमें अगर कोई और मीटिंग ना रही तो उसमें वो आ जाते हैं, अन्यथा जब महत्वपूर्ण बिल पे कुछ बोलना हो, कुछ करना हो, वो आते हैं। और बाकी समय पार्लियामेंट में जो प्रधानमंत्री का दफ्तर है वहाँ रहते हैं। उसमें लगातार मीटिंग चल रही होती है, अलग अलग चीज़ें, लेकिन रहते हाउस में ही। एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि वो हाउस ना आए, अगर दिल्ली में है अरे ये तो बताइए, वो बांकीपुर पर क्या रिएक्शन सुन रहे हैं आप? क्या 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 गप चल रही है नेताओं के बीच में? अभी जैसे सबसे टॉकिंग पॉइंट जिसको आप कहें सौरभ, तो वो बांकीपुर है। चाहे एक क्रॉस पॉलिटिकल पार्टी की बात कर लें तो, एनडीए एलायंस की बात कर लें तो, बीजेपी की बात कर लें तो, अच्छा, सब जगह बीजेपी में भी बिहार बीजेपी की बात कर लें तो, और राष्ट्रीय स्तर पे बात कर लें तो। और उसमें सौरभ एक चीज़ बड़ा दिलचस्प है कि बीजेपी में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मजे ले रहे हैं बांकीपुर के रिजल्ट पे। तो एक जो पार्टी में इंटरनल राइवलरी अध्यक्ष रहती की है, सीट हारी और मजे ले रहे हैं बीजेपी के लोग। जैसे हर दल में ऐसा होता है ना कि हाँ ये चीज़ मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, तो आपने एक वो एक कहते हैं कि असंतोष वो वाला पाल लिया है, तो अगर कुछ हो गड़बड़ तो अपने हंसना शुरू। जैसे यूपी में भी हमने देखा था कि गोरखपुर में जब बाई इलेक्शन हुआ, गोरखपुर सीट हार हुई, तो उसमें कई सारे बीजेपी के तब सांसद उस बात को लेकर मजे भी ले रहे थे। हाँ, कांग्रेस पार्टी में भी ये होता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ कुछ बहुत बुरा हो जाए, कुछ शर्मिंदगी हो, जैसे राहुल गांधी जब हारे थे तो कांग्रेस के बहुत सारे नेता खूब मजे ले रहे थे। आज क्या हुआ कि एक तो ये तो चाहिए, कल से तो यही बहुत बड़ा मुद्दा है बीजेपी के हिसाब से, तो मतलब नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी घटना हुई है ये कि बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट की सीट हार गई बीजेपी। आज नीतीश कुमार जी की मुलाकात हुई, नीतीश कुमार, ललन सिंह, संजय झा, ये प्राइम मिनिस्टर से मिले, तो सबने जोड़ा इसको सीधे बांकीपुर से। तो हालांकि अब नीतीश कुमार जी राज्यसभा के सांसद हैं, हाउस में तो हालांकि नहीं जाते वो, लेकिन नहीं जाते हैं, जैसे जाके अटेंडेंस वगैरह हाउस में बहुत चल नहीं रहा है, तो जैसे संजय झा जी के साथ ही वो जाते हैं अंदर। दिखे नहीं कभी, मतलब टीवी पे नहीं। आज भी गए थे। हाँ, जैसे लंबा चले बैठे तो जाके अटेंडेंस वगैरह करके फिर आ जाते तो उसको जोड़ा लोगों ने इधर से। और आज शायद शिवराज सिंह चौहान की भी मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर से, तो उसको जोड़ा दतिया से समझे। आज मोदी जी सबका रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं, बताओ भाई क्या हुआ है। आज जब एनडीए मंगल मिलन बैठक हुई थी तो उसमें नितिन नवीन जी पीएम के साथ ही बैठे थे, फोटो देखिए, बड़ा हंस हंस मुस्कुरा के बात, और एकदम ऐसी बातचीत हुई जिसमें बांकीपुर इलेक्शन रिजल्ट ये सब कुछ आया ही नहीं, ठीक, क्योंकि पीएम बहुत सिस्टम से काम करने वाले व्यक्ति हैं। उनको ये पता है कि जिसका काम है रिपोर्ट लेना, जिसके काम है फीडबैक लेना, समीक्षा तैयार करना, क्यों हुआ क्या हुआ, वो सिस्टम से आ जाएगा, ठीक। वो चाहे दतिया हो, तो दतिया में भी जैसे आज मुख्यमंत्री ने वहाँ बैठक की है दतिया हार को लेकर, बिहार के संदर्भ में भी जहाँ से आना है वो आ जाएगा, तो उसकी पूछने की ज़रूरत नहीं है। उनको पता है कि सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, प्लस राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो ये किसी दबाव में ना आ जाएं कि भाई अपनी सीट पे हार गए। प्रधानमंत्री उस लेवल पर भी अपने लोगों को मजबूती देते हैं। नीतीश कुमार की और शिवराज सिंह चौहान की, नीतीश जी राज्यसभा आने के बाद सौरभ, पहली बार कि पीएम से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, तो वो औपचारिक मुलाकात होनी थी इसी सेशन में। ये टाइम 5-6 रोज पहले से हो गया था कि हाँ इस दिन पे मुलाकात होगी। नतीजा आया ऐसे टाइम पे कि लोगों को ये लगा कि, लेकिन जो हमें सोर्सेज से पता चला कि उस पर एक लाइन भी कोई ऐसी कोई बातचीत ना होनी थी, ना उसकी ज़रूरत थी, ना होना है। अब आप जेडीयू का उसमें क्या ही रोल, बांकीपुर के हिसाब से भी देखें तो बांकीपुर तो हमेशा से ही बीजेपी चुनाव लड़ते रही। जेडीयू वाले खुश होंगे। जेडीयू के बारे में एक सौरभ चीज़ है दिलचस्प कि जेडीयू को ये पता था कि ये इलेक्शन क्लोज हो रहा है और कुछ भी हो सकता है। जेडीयू का जो अपना सिस्टम था ना, उनके नेताओं से मैंने पूछा तो वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट थे बीजेपी आरजेडी इनके तुलना में। बीजेपी आरजेडी को तो हवा नहीं थी, बीजेपी तो एकदम श्योर शॉट थी कि पिछली बार 63-64% वोट, इस बार लगभग 50% आएगा, कम हो रहा है बट 50% वोटिंग तो है। और ये सौरभ चुनाव से पहले का नहीं, चुनाव के बाद का भी था, और ये हर लेवल पे। अब भले ही कोई कह दे कि हाँ हमें तो पता था कि हार रहे हैं, उस समय कोई नहीं बताता था। हमने बहुत लोगों से हमने पूछा, जो लोग चुनाव मैनेजमेंट देख रहे थे उन लोगों से ही पूछा, सब आज भी लोग कह रहे थे कि इतना समझ में नहीं आया नहीं कि ऐसा कैसे, क्योंकि इनके जो वोटर्स थे ना, इनकी मुखालफत उन्होंने नहीं की कि ना नहीं देंगे।
आमतौर पे फीडबैक वहाँ मिल जाता है कि जैसे आपने कहा कि भाई बीजेपी को वोट नहीं इस बार तो नहीं देंगे। अगर आप मुखर हो जाए तो समझ में आने लगता है इन लोगों को कि गड़बड़ हो रहा है। चुपचाप उन्होंने अच्छा ठीक है सुन ली बात और वोट जाके किसी और को दे के आए। आरजेडी भी ये मान के चल रही थी कि बीजेपी जीत रही है, कहीं से कोई नहीं। और जेडीयू को इससे ज्यादा अंदाजा था, जेडीयू को ये अंदाजा था कि और उसके पीछे वजह ये आप समझ सकते हैं कि क्योंकि जेडीयू न्यूट्रल पोजीशन में थी तो उनका फीडबैक ज़्यादा रहा होगा। कुछ नितिन नवीन जी के दफ्तर में कोई दबाव महसूस कर रहे हैं क्या? हाँ, ये तो मतलब इसमें एक स्वाभाविक सी बात है सौरभ कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आपने वो सीट खाली की, 5 बार से आप जीतते रहे, उसके पहले पिताजी इनके वहाँ से जीतते रहे और वहाँ पर अगर बीजेपी कैंडिडेट की हार हो, उसमें जाके इन्होंने मेहनत भी किया था, तो कैसे वो दबाव नहीं आएगा? निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि उनके काम के हिसाब से सौरभ समझिए कि किसी दूसरे राज्य के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बताएं कि आओ मैं बताता हूँ कि बूथ कैसे जीतते हैं, तुम अपना तो जीते नहीं, तो भले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे बोले ना, लेकिन आपके इकबाल में वो एक कमी तो आएगी ना। परसेप्शन सच है ना कि वो अपना बूथ हार गए। वो वोटर हैं वो दूसरे इलाके के, दीघा जो विधानसभा है ना, वोटर वो वहाँ के हैं। यहाँ पीरमुआनी करके एक इलाका था, वहाँ लगभग लंबे साल रहे थे, 10-15 साल तक वहाँ वो रहे, उनकी फैमिली रही है, वो भी रहे। उस बूथ पर भी हार। रविशंकर प्रसाद जी जिस कॉलोनी से आते हैं उनके दोनों बूथ पर हार। रामकृपाल यादव जी जहाँ वोटर हैं उस बूथ पर हार। तो वो तो एकदम करारी हार रही है। और अब बीजेपी के भीतर वो चल रहा है, जैसे बीजेपी का अपना जो डायनेमिक्स है कि मान लीजिए कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, तो जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे वो अगर नहीं बने तो वो इस रूप में दिखाएंगे कि ये तो, अरे निशाने पर तो सम्राट चौधरी खूब है ना, पीके के निशाने पर तो वही है। हाँ। अच्छा, ये भी थियरी चल रही है कि भाई क्या मतलब ऐसा तो नहीं कि सच में ही सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट के तौर पर लोगों ने स्वीकार नहीं किए, ये बात चल पड़े। अब इसको ऐसे देखिए सौरभ कि अगर ऐसा होता, इस सीट के रिजल्ट के आधार पर अगर आपको समझना होता, तो ये तब होता ना कि बांकीपुर की सीट पर नीतीश कुमार का कोई वैसा जलवा रहा होता कि वहाँ जो वोटर्स हैं वो हमारे बड़े सपोर्टर हैं। बीजेपी के साथ रही है तो बीजेपी वहाँ लड़ती थी, अब बीजेपी से जब अलग रहे जेडीयू तो भी बीजेपी ही वहाँ जीती, तो इनका अपना वोट बैंक वहाँ कहाँ था? दूसरा मतलब उस चीज़ को इस रूप में कि हरा देने से कुछ हो जाएगा, वो बिल्कुल नहीं, वो बीजेपी की अपनी हार है। चीफ मिनिस्टर पर रिफ्लेक्शन तो जाता ही है। नहीं, वो तो जाहिर है, मैं ये कह रहा हूँ कि वजह हारने की क्या है। चीफ मिनिस्टर में कैसे नहीं जाएगा कि आपके चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अगर पहला उपचुनाव हो रहा है और पीके बार बार आपको ही टारगेट कर रहे हैं, और टारगेट करने के पीछे सौरभ उनकी रणनीति ये है कि जब आप मुख्यमंत्री पर अटैक करोगे तभी तो दूसरा महत्व आपको मिलेगा। प्लस जिस तरह का वो अटैक कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि बांकीपुर में जब सौरभ उन्होंने अटैक शुरू किया तो उनके पता था कि वहाँ पर फैन फॉलोइंग नितिन नवीन की, बीजेपी के समर्थकों की, सम्राट चौधरी दूसरे दल से आए हुए व्यक्ति, तो उस समर्थकों को भी वो मैसेज दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, ये व्यक्ति जो आ गया है तुम्हारी पार्टी में बैठ गया है मैं इसके खिलाफ हूँ। तो वो बहुत स्मार्टली उन्होंने इस तरह के नैरेटिव चलाया। कैंडिडेट को अगर एक्सपोज करना था तो ये कहना है कि बताइए आप लोग बधुआ मजदूर हैं क्या, ऐसे पूछते थे कि जो बीजेपी कहते कि वही मान लेंगे। इंटरनली सम्राट चौधरी पे वैसा कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन इस हार को लेकर सौरभ इस लिहाज से नहीं होगा कि कैंडिडेट सिलेक्शन उनका नहीं था। जो मुझे पता चला उन्होंने 2 कैंडिडेट दिए थे, बीजेपी मतलब बैठक में उन नामों पे तय नहीं हुआ था। दूसरा, एक हार एक जीत से आप मुख्यमंत्री बनाए उस मकसद से, या राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए जिस मकसद से, एक हार एक जीत तो तय नहीं। चलिए फिर दतिया वाली बात फिर और बता दीजिए हमको। शिवराज जी की मुलाकात भी हो गई आज। शिवराज जी की मुलाकात जो हमें सबसे जानकारी मिली वो किसानों वाला मसला ज़्यादा है कि मध्य प्रदेश में जो प्रोटेस्ट हुआ इन चीज़ों को लेकर, वो कैसे किसान आ गए और इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, तो उस तरह की चीज़ें ना हो उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, इन सब चीज़ों पे विस्तार से ज़्यादा बात हुई है। दतिया उसमें नहीं आया। दतिया के बारे में और भी आप सौरभ सोचिए ना कि वो तो कांग्रेस की सीट पिछली बार भी थी, तो ऐसी कोई सरप्राइज वाली बात नहीं मान रही बीजेपी अपने लिए। सेटबैक कैसे होगा? और ख़ासतौर पर तब जब कैंडिडेट देने के बाद इतना तमाशा हो गया, तो कोई चमत्कार ही इस चुनाव को जिता सकता था वैसी सीट पर। मुख्यमंत्री को लेके, मुख्यमंत्री का हालांकि वो बयान बड़ा विचित्र, आज बीजेपी के कई लोग हंस भी रहे थे उस बात पर कि जो कह रहे हैं कि पिछली बार की तुलना में हमें 1600-1700 वोट ज़्यादा आए हैं। तो मध्य प्रदेश के बीजेपी के सांसद हंस रहे थे। अजब गजब तरीके से डिफेंड कर रही है। वही हम तो गोरखपुर का बाई इलेक्शन भी हार गए थे योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। नहीं, इसको इस रूप में ज़रूर ये लेना चाहिए कि इस तरह की जीत या हार से अगर आप ये समझिए कि आगे का ट्रेंड है, तो उसके लिए वो एग्जाम्पल है कि हुआ ना कि बीजेपी बाई इलेक्शन हारी, और आमतौर पे कई बार लोकल फैक्टर या कोई ऐसी चीज़ हावी हो जाती है जिसके चलते वो चुनाव हो जाता है, वो मूड नहीं हो सकता राज्य का। आप देखिए बिल्कुल ग्राउंड की पल्स देवेंद्र से बात करने पर पता चलती है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका स्टूडियो में आने के लिए। भारत की खबर देख रहे थे आप, आज इतना ही।